कभी सोचा है कि लोहे पर जंग लगने में तो महीनों लग जाते हैं, पर एक माचिस की तीली, वो तो बस पलक झपकते ही जल उठती है। केमिस्ट्री की दुनिया में ना, ये क्यों और कितनी तेजी से वाले सवालों का जवाब एक बहुत ही मज़ेदार फील्ड देती है। इसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, या कह लें केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। सोचिए, कुछ बदलाव इतने धीमे होते हैं कि हमारी नज़रों में भी नहीं आते, और कुछ इतने तेज कि हम ठीक से देख भी नहीं पाते। इन सभी रिएक्शंस की स्पीड को समझना ही दरअसल रासायनिक बलगतिकी का काम है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तो ऐसी अनगिनत अभिक्रियाओं से घिरी हुई है। सुबह की चाय बनने से लेकर गाड़ियों में जलने वाले पेट्रोल तक, सब कुछ स्पीड का ही तो खेल है। और एक मजेदार बात बताऊं, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हीरा ग्रेफाइट में बदल सकता है, पर यह प्रोसेस इतना ज्यादा धीमा है कि इसे होने में लाखों साल लग जाएंगे। रासायनिक बलगतिकी हमें यही समझाती है कि कोई चीज कितनी धीमी या कितनी तेज है। तो हमारे आज के सफर का नक्शा कुछ ऐसा होने वाला है। हम सबसे पहले समझेंगे कि इस स्पीड को साइंटिफिक भाषा में कैसे नापते हैं। फिर हम उन कंट्रोल नॉब्स को देखेंगे, जैसे कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, जो इस स्पीड को बदलते हैं। हम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर जैसी खास तरह की अभिक्रियाओं में भी गोता लगाएंगे। और आखिर में हम कैटलिस्ट जैसे शॉर्टकट और इस पूरे ज्ञान के निचोड़ पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रासायनिक बलगतिकी है क्या। बिल्कुल आसान शब्दों में, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो रिएक्शन की स्पीड यानी वेग और उसके होने के तरीके यानी मैकेनिज्म पर फोकस करती है। इसका नाम ग्रीक शब्द काइनेसिस से आया है, जिसका मतलब ही होता है मूवमेंट या गति। तो ये हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि रिएक्शन होगा या नहीं, बल्कि ये भी बताती है कि वो कितनी तेजी से होगा। ठीक है, तो अब इस फील्ड के सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। हम किसी रिएक्शन की स्पीड को मापते कैसे हैं? इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। जब हम किसी कार की स्पीड मापते हैं तो हम क्या देखते हैं? यही ना, कि उसने एक तय समय में कितनी दूरी तय की। बिल्कुल इसी तरह एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड मापने के लिए हम देखते हैं कि एक तय समय में कितना केमिकल बदला है। केमिस्ट्री की भाषा में हम दूरी की जगह सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या हुआ? प्रति यूनिट टाइम में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना बदलाव आया, बस। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। हम इस स्पीड को दो अलग अलग नज़रियों से देख सकते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, रिएक्टेंट्स की मात्रा घटती जाती है और प्रोडक्ट्स की मात्रा बढ़ती जाती है ना? तो हम या तो ये माप सकते हैं कि रिएक्टेंट्स कितनी तेजी से गायब हो रहे हैं, या फिर ये कि प्रोडक्ट्स कितनी तेजी से बन रहे हैं। दोनों ही हमें रिएक्शन की स्पीड बताएंगे। अच्छा, इसे थोड़ा गणित की भाषा में देखते हैं। मान लीजिए एक रिएक्टेंट R प्रोडक्ट P में बदल रहा है, तो हम वेग को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ ये जो ट्रायंगल जैसा निशान है डेल्टा, इसका मतलब है बदलाव। अब शायद ये सवाल मन में आए कि रिएक्टेंट के आगे ये माइनस का चिन्ह क्यों लगा है। देखिए, समय के साथ R की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, तो उसका बदलाव नेगेटिव होगा, और स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए उसे पॉजिटिव रखने के लिए हम ये माइनस साइन लगाते हैं। अब जब हम स्पीड मापना सीख गए हैं, तो अगला सवाल ये है कि ये स्पीड किन चीज़ों पर निर्भर करती है, और यहीं पर एंट्री होती है वेग नियम और अभिक्रिया की कोटि की। वेग नियम एक तरह का फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट्स की मात्रा पर कैसे डिपेंड करती है, और इसी डिपेंडेंसी की डिग्री को हम अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर कहते हैं। ये उस फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर लगी पावर होती है। और मजे की बात यह है कि ये जीरो, कोई पूरी संख्या या यहाँ तक कि फ्रैक्शन में भी हो सकती है। आइए इसे उदाहरणों से समझते हैं। पहली अभिक्रिया में देखिए, वेग समीकरण में CHCl3 की पावर 1 है और Cl2 की पावर है 1/2। तो कुल ऑर्डर क्या हुआ? 1 + 0.5 यानी 1.5। दूसरी अभिक्रिया में H2O की पावर 0 है, जिसका मतलब है कि इस रिएक्शन की स्पीड पानी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है, हम सिर्फ बैलेंस्ड इक्वेशन देखकर ये नहीं बता सकते। चलिए अब दो सबसे कॉमन ऑर्डर्स, जीरो और फर्स्ट, को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि समय के साथ रिएक्टेंट्स कैसे खत्म होते हैं।
जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस बहुत खास होते हैं। इनकी स्पीड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। मतलब चाहे रिएक्टेंट ज्यादा हो या कम, रिएक्शन एक फिक्स्ड स्पीड से ही चलता रहेगा। जैसे किसी पाइप से पानी एक कांस्टेंट रफ्तार से बहता है, बिल्कुल वैसे ही। इसका वेग स्थिरांक k के बराबर होता है। ये जो समीकरण स्क्रीन पर है, ये जीरो ऑर्डर के लिए एक टाइम मशीन जैसा है। इसे समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। अगर हमें पता हो कि हमने शुरू में कितना रिएक्टेंट R 0 लिया था, तो ये समीकरण हमें बता सकता है कि किसी भी समय t पर कितना रिएक्टेंट R बचा होगा। और इसका एक बहुत ही साफ सुथरा ग्राफ बनता है। जब हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R को समय t के साथ ग्राफ पर बनाते हैं, तो हमें एक सीधी नीचे की ओर जाती हुई लाइन मिलती है, और इस लाइन का जो ढलान यानी स्लोप होता है, वो हमें सीधे सीधे वेग स्थिरांक -k की वैल्यू दे देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस। ये बहुत ही कॉमन टाइप के रिएक्शंस हैं। इनमें रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर कंसंट्रेशन दोगुनी कर दी जाए तो स्पीड भी दोगुनी हो जाएगी। इसका टाइम मशीन समीकरण थोड़ा अलग दिखता है। इसमें कंसंट्रेशन को सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसके नेचुरल लॉग ln को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका काम वही है, किसी भी समय t पर बची हुई कंसंट्रेशन का पता लगाना। जीरो ऑर्डर की तरह ही हम इसे भी ग्राफ से समझ सकते हैं। बस इस बार हम कंसंट्रेशन R की जगह उसके नेचुरल लॉग यानी lnR को समय के साथ प्लॉट करते हैं। ऐसा करने पर हमें फिर से एक सीधी लाइन मिलती है जिसका स्लोप -k के बराबर होता है। ये तरीका बहुत काम का है ये पता लगाने में कि कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है या नहीं। कंसंट्रेशन के अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है, और वो है टेम्परेचर। हर रिएक्शन को शुरू होने के लिए एक एनर्जी की पहाड़ी पार करनी पड़ती है। इस पहाड़ी की ऊंचाई को ही हम सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी EA कहते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है, जिससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस पहाड़ी को आसानी से पार कर पाते हैं। इसी रिश्ते को ये आरेनियस समीकरण दिखाता है। ये बताता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाने पर भी रिएक्शन की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। और अब हम अपने आखिरी लेकिन बेहद जरूरी टॉपिक पर आ गए हैं, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट, और इसके बाद इस पूरी चर्चा को समेटेंगे। कैटलिस्ट वो पदार्थ होते हैं जो खुद रिएक्शन में इस्तेमाल हुए बिना उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। पर वो ऐसा करते कैसे हैं? वो रिएक्शन के लिए एक दूसरा छोटा रास्ता बना देते हैं। एक ऐसा रास्ता जिसकी एनर्जी की पहाड़ी यानी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत छोटी होती है। छोटी पहाड़ी को पार करना आसान होता है, इसलिए ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसे पार कर पाते हैं और रिएक्शन की स्पीड तेजी से बढ़ जाती है। तो आज हमने समझा कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट जैसे फैक्टर्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नॉलेज हमें बेहतर दवाइयाँ बनाने से लेकर ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल बनाने और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को बेहतर बनाने तक में मदद करती है। तो अंत में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जब हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं तो सोचिए भविष्य में और कौन-कौन सी अविश्वसनीय केमिकल प्रक्रियाएं संभव हो सकती हैं।